Good morning student. Today we are going to start our new chapter of history. Chapter number 4, the Delhi Sultanate. In this video we study about Tughlaq dynasty. ग़यासुद्दीन तुगलक. ग़यासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम गाजी मलिक था. इन्होंने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी थी. इन्होंने बहुत सारी जगहों पर कूच लड़ी, मतलब आक्रमण किए थे, जैसे वारंगल, उड़ीसा, बंगाल. इसके साथ साथ इन्होंने तुगलकाबाद शहर भी बसाया है. नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक. Attractive character in the medieval history owing his own ambitious scheme and novel experiment. मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर है. इन्होंने अपनी स्कीम्स को और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बट ये इनका बैड लक था कि जो भी ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे वो फेल हो जाती थी. इसीलिए इनको एक फूलिश रूलर के नाम से भी जाना जाता है. इसके अलावा इन्होंने अपनी कैपिटल देवगिरी को बनाया था, जहाँ से ये साउथ इंडिया को कंट्रोल कर सके. इसके साथ साथ ये बहुत बड़े स्कॉलर्स और फाइन आर्ट के लवर भी थे. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था टोकन करेंसी. समाज के अंदर सिल्वर कॉइन्स की जो वैल्यू थी और सिल्वर कॉइन की जो गिनती थी, काउंटिंग थी, वो कम होती जा रही थी, शॉर्टेज थी. इसके चलते इन्होंने कहा कि चलो सिल्वर कॉइन को छोड़कर हम क्या करते हैं, ब्रास और कॉपर के कॉइन्स निकाल देते हैं और उनकी जो वैल्यू है वो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के अकॉर्डिंग रखते हैं. तो जब इन्होंने ये किया तो इससे क्या होता है कि ब्रास एंड कॉपर के जो कॉइन्स हैं, लोगों ने अपने घर पर ही नकली बनाने शुरू कर दी और मार्केट में वो वाले नकली जो सिल्वर कॉइन्स थे ब्रास एंड कॉपर के, वो तो मार्केट में सर्कुलेशन में आ गए. और लोगों ने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर के जितने भी सिक्के थे उनको अपने घरों में दबाकर रखना शुरू कर दिया, जिसके कारण राजा का जो कोष था, राजा का राज्य कोष था, वो नकली सिक्कों से भर गया. तो जो ब्रास एंड कॉपर के कॉइन्स थे उनकी फेस वैल्यू तो ज़्यादा थी, बट रियल वैल्यू क्या थी, बहुत कम थी, जिसकी वजह से टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट मोहम्मद बिन तुगलक का फेल हो गया. इसके साथ साथ उन्होंने नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया टैक्सेशन इन दोआब. टैक्सेशन इन दोआब मतलब, पहले हम दोआब का मतलब समझेंगे. दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का रास्ता. ठीक है, दोआब का यहाँ पर बेसिकली हम गंगा और यमुना के बीच के फर्टाइल लैंड एरिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पर्पस से उसको यूज़ किया जाता था. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब रीजन में, मीन्स गंगा और यमुना का जो बीच का एरिया था उस पर जो टैक्स था उसको इंक्रीज कर दिया और अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया कि आप स्ट्रिक्टली उस टैक्स को वसूलेंगे. और कुदरती क्या होता है कि अकाल पड़ जाता है दोआब रीजन में, अकाल के कारण बारिश नहीं हुई. ठीक है, अब बारिश नहीं हुई तो फार्मर कैसे टैक्स पे करेगा. तो फार्मर ने मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया. तो मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो ये टैक्सेशन किया था दोआब रीजन में, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरी जो जितनी भी मेरी प्रजा है, फार्मर प्रजा, बहुत परेशान हो गई है. इसके कारण इसकी ये पॉलिसी भी क्या हो गई, फेल हो गई. नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल. अब उन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी को किया. देवगिरी पहुंचाने का मेन पर्पस ये था कि वो साउथ इंडिया में अपना सिक्का जमा सके. लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पे उन्होंने, मतलब कि इतना लंबा सफ़र, भाई दिल्ली से डेक्कन में जा रहे हैं हम, तो हमें उसके लिए पूरा इंतज़ाम करना चाहिए, बट उन्होंने कोई भी इंतज़ाम नहीं किया, जिसके कारण नॉबल्स, लर्न मैन जो थे, मतलब कि जब वो जाने लगे वहाँ पर तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आने लगी. रास्ते में खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था पानी उनके पास. तो उन्होंने क्या किया कि आधे लोग जो थे जर्नी की हार्डशिप को देखकर वापस होने लगे कि हमें नहीं जाना, हमें कोई वो नहीं है, राजा ने तो कोई इंतज़ाम ही नहीं कर रखा. फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि भैया मेरी ये भी पॉलिसी क्या हो गई है, फेल हो गई है. और इसमें जो लोगों को नुकसान पहुँचा जान और माल का, वो उसके कारण लोग उसके और भी ज़्यादा विरोधी हो गए. इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक का जो इरादा था कि हाँ, मैं पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को फैला लूँ, अपने उनसे लड़ाइयाँ लड़ूँ, उसके कारण क्या हुआ, वो निरंतर युद्ध करने की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा, राजकोष ख़त्म हो गया. जब राजा का राजकोष ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके जो नॉबल्स हैं, जो उसकी प्रजा है, वो खाएगी क्या. तो इस तरीके से जो उसका कॉन्क्वेस्ट का प्रोग्राम था वो भी फेल
हो गया। इन 4 एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये देखने को मिलता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने अपने पढ़ाई को, अपने एक्सपेरिमेंट को सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं किया, जिसके कारण उसके सभी प्लान्स, उसकी सभी पॉलिसी फेल होती चली गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक का रीजन बहुत शांतिपूर्वक रीजन कहा जाता है। इन्होंने कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए वेस्ट लैंड को फार्मिंग के अंडर में यूज़ किया। उसके साथ साथ ओल्ड जो कैनाल्स बनी हुई थी उनको रिपेयर का काम किया और नए कुएं भी बनवाए। जो भी टैक्स मोहम्मद बिन तुगलक या पहले इल्तुमिश ने लगाए थे, इन्होंने उसको रिड्यूस कर दिया। He was a great builder and built town, school, mosque and hospital. इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया और उसका नाम फिरोज़ाबाद रखा। इन्होंने नॉन मुस्लिम, जो मुसलमानों के अलग जितनी भी कास्ट के लोग थे उन पे जजिया टैक्स लगाया। ही प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प टू पुअर, जो गरीब लोग थे उनको इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की है। इसके साथ साथ जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लैंड ग्रांट की थी लोगों को, वो इन्होंने रिटर्न बैक ले ली कि वो राजा के ज़मीन ही होनी चाहिए, ना कि हमें उनको नॉबल्स को देना चाहिए। End of Tughlaq dynasty. The successor of Firoz Shah were not strong and component. By the end of the 14th century, most of the territories become independent. Only Punjab and Delhi remain under Tughlaq. Taimur invasion took place during Tughlaq period. Next हमारी डायनेस्टी है 4th नंबर की डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी है, जिसकी नींव खिरीज खान ने रखी थी। खिरीज खान was an able ruler of this dynasty. His successor were weak, और इसके सक्सेसर बहुत वीक थे, तो उसके बारे में हमें कोई और नॉलेज नहीं मिलती है। लोधी डायनेस्टी, बाहोल लोधी जो कि इस डायनेस्टी के, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर हैं, इन्होंने अपने नॉबल्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया था। इसके साथ साथ नॉबल्स को अपने वफादार बनाए रखने के लिए ये उन्हें टाइमली गिफ्ट और ज़मीन जो है वो ग्रांट देते रहते थे, ताकि भाई नॉबल्स इनके वफादार रहे। नेक्स्ट रूलर लोधी डायनेस्टी का सिकंदर लोधी हैं। सिकंदर लोधी बाहुल लोधी के बेटे हैं और इन्होंने अपने स्पाई सिस्टम को, जासूसी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड किया। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में भी काम किया। इसके साथ साथ इन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और इन्हें शहनाई म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। ही मूव्ड हिज कैपिटल दिल्ली टू आगरा टू कंट्रोल हिज किंगडम, और ये ऐसे राजा थे सिकंदर लोधी जिन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली की बजाय आगरा बनाई ताकि वो पूरे को कंट्रोल कर सकें। इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं और यहीं पर हमारी दिल्ली सल्तनत जो है उसकी एंड हो जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोधी जो है उसने अपने नॉबल्स का वो वफादार नहीं रहे। उनकी जो नॉबल्स थे उसके प्रति घृणा की भावना रखते थे। उन्हें लगता था कि इब्राहिम लोधी ऐसा राजा है जिसने सारी की सारी हमारी पावर हमसे छीन ली है। इसीलिए उसी के एक नॉबल दौलत खान लोधी ने बाबर को, जो कि मुग़ल एम्परर के फर्स्ट रूलर है, उनको इनवाइट किया इंडिया में आने के लिए। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई इन 1526 में, और इसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और यहाँ से हमारी मुग़ल एम्पायर की नींव रखी जाती है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट कैसा था? एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में राजा जो था वो हेड ऑफ द स्टेट माना जाता था। इसके साथ साथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम है वो राजा अपने अंडर में रखता था, लेकिन राजा को असिस्ट करने के लिए वजीर, दीवान और काजी की हेल्प ली जाती थी। इसके साथ साथ आर्मी जो थी राजा के अंडर में रहती थी, होल स्टैंडिंग आर्मी। इसके साथ इख्तियारदार जो होते थे वो प्रोविजनल गवर्नर होते थे और राजा को वॉर के टाइम पे आर्मी को प्रोवाइड कराना, मीन्स सोल्जर प्रोवाइड कराना उनकी ड्यूटी होती थी। आर्मी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको दीवाने अर्ज कहा जाता था। जस्टिस बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ, मुसलमानिक कानून के अंतर्गत जो बात कही जाती थी या उनके अंडर में जो चीज़ें होती थी उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता था। और काजी एज अ जज जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते थे।
प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, एम्पायर डिवाइडेड इनटू प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर, और जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नर के द्वारा होल्ड आउट की जाती थी। सम प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिफीटेड रूलर एंड हेल्प सुल्तान एट द टाइम ऑफ वॉर। कई बार ऐसा होता था कि राजा जब दूसरे राज्य को जीत जाता था और उसके बाद वहाँ का हारे हुए राजा को ही वहाँ का रूलर बनाकर छोड़ देता कि तुम्हें मुझे मेरे अंडर में रहकर काम करना है, तो वो राजा डिफीटेड रूलर होता है और वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता था। और उसकी मेन ड्यूटी ये होती थी कि राजा जब वॉर के टाइम पे उससे सेना या मदद मांगेगा तो वो उसकी हेल्प करेगा ही करेगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शिख दियार के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। विलेज स्मॉलेस्ट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की। पटवारी जो होते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, और गांव के अंतर पंचायत जो है वो छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने का काम करती है। इकोनॉमिक कंडीशन, राजा के पास उस समय भी अपनी आमदनी का सोर्स, इनकम का मेन सोर्स जो था वो एग्रीकल्चर था। इसके साथ साथ क्राफ्ट उस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा फेमस था, तो दूसरे देशों के लोग जो थे हमारे कंट्री से क्राफ्ट को मंगवाते थे कि हमें इतना क्राफ्ट का या ये वाला मटेरियल हमें चाहिए। कॉमर्शियल रिलेशन विद चाइना, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका। बंगाल का जो पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा चाइना और अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था। द नोबल्स एंड इक्ता सिस्टम, द नोबल्स वर पावरफुल फोर्स ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। गवर्नर, मिलिट्री कमांडर, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो इस नोबल क्लास के अंदर काउंट किए जाते थे। राजा इनको सैलरी कैश में भी देता था, इसके साथ साथ वो लैंड भी ग्रांट किया जाता था उनको। जो लैंड होल्डर्स होते थे उनको इख्तियार कहा जाता था, और इक्ता सिस्टम का जो सिस्टम था उसके अंदर रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया जाता था, और इसमें थोड़े सा अमाउंट वो अपनी एज अ सैलरी रख देते थे, और बाकी मेंटेनिंग सोल्जर ऑफ द सुल्तान, बाकी की जो पैसा था वो सुल्तान की सोल्जर्स को मेंटेन करने में यूज़ किया करते थे। इक्तादार मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इक्तास एंड सप्लाई सोल्जर टू सुल्तान एट द टाइम ऑफ वॉर। वो उसमें अनुशासन का काम करते थे, इसके साथ साथ राजा को सेना भी प्रोवाइड करते थे। जो मुफ्तीस होते हैं उनका मेन काम होता था राजा की इनकम को मेंटेन रखना, और राजा कितना पैसा कहाँ पर खर्च कर रहा है उसके बारे में पता लगाना। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इंडिया में आए थे, और उन्होंने देखा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है या बाद के जो राजा हैं उनके टाइम पे ऑर्डिनरी ऑफेंस, मतलब कि अगर लोग आपस में एक दूसरे के साथ ढंग से नहीं रहते थे, या मोहम्मद बिन तुगलक की जो मार्केट पॉलिसी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो उनको टाइमली पनिश किया करता था, तभी लोग मोहम्मद बिन तुगलक से डरा भी करते थे। इसके साथ साथ उसने ये भी लिखा है कि उस टाइम पे इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा अनसेफ था, क्योंकि रास्ते में लुटेरों का आना जाना था। थैंक यू ऑल।